कांता देवी का भरा पूरा घर था। वो दोनों पति पत्नी, उनके 2 बेटे मोहन, सोहन और मोहन की पत्नी अनीता। अनीता भी एक अच्छे परिवार से थी। उसके मायके में खूब पैसा था और उसको इस बात का थोड़ा घमंड भी था। दहेज में उसके पिता ने दिया भी बहुत कुछ था। अरे माँ जी, आप हाथ से सब्जी क्यों साफ कर रही हैं? मेरे पापा ने जो सब्जी कटर दिया था उससे करिए ना। कांता कुछ कह पाती इससे पहले ही अनीता वो कटर ले आती है और सब्जी काट देती है। देखा माँ जी, कितनी जल्दी काम हो गया। मेरे पापा ने मुझे सब बहुत महंगा और ज़रूरत का सामान दिया है। इतने में ही मोहन ऑफिस से आता है और आते ही बैग को सोफे पर पटक देता है। ओहो मोहन, कितनी बार कहा है कि घर साफ रखा करो, सोफे का कपड़ा खराब हो जाएगा। इतना महंगा सोफ़ा है, आप तो ले भी नहीं पाएंगे, वो तो पापा ने दे दिया। मोहन को बुरा तो लगता है पर वो कुछ कहता नहीं। मोहन देख, बुरा मत मानना बेटा, पर थोड़ा अनीता को समझाया कर। ऐसे हर समय हर किसी पर यूं हुक्म चलाती रहती है। माँ, वो मेरे भी नहीं सुनती, अब मैं क्या करूं? अनीता बहुत तेज़ मिजाज की थी, वो किसी की नहीं सुनती थी। अब घर में सोहन की शादी की बातें भी चलने लगी थी। एक अमीरजादी को घर लाकर देख लिया, क्या हुआ? अब तो मैं किसी ठीक ठाक घर की लड़की लाऊंगी, वो कम से कम इज्जत तो करेगी सबकी। जल्द ही सोहन की शादी हो जाती है और घर में नई बहू सुनीता आती है। वो ठीक ठाक परिवार से थी। सुनीता, ज़रा दिखाओ तो क्या क्या लाई हो, साड़ी गहने, तुम्हें उसी हिसाब से तैयार करूँ ना। सुनीता अपना सारा सामान उसके सामने रख देती है। अरे ये क्या, इतनी हल्की हल्की साड़ियाँ? रहने दो, ये मैं अपनी देती हूँ, वो पहन लो, पर ध्यान रखना खराब ना हो। सुनीता फंक्शन में अनीता की साड़ी पहन लेती है और उस पर जूस गिर जाता है। अनीता का पारा चढ़ जाता है। वो कल की आई नई नई बहू पर सबके सामने चिल्लाने लगती है। ये क्या किया तुमने सुनीता? कुछ होश है? खुद के पास तो अच्छे कपड़े हैं नहीं। मैंने अपनी इतनी महंगी साड़ी दी और तुमने उस पर जूस गिराकर खराब कर दी। सुनीता रोने लगती है पर अनीता पर कोई असर नहीं होता। फंक्शन के बाद, सोहन, ये जो तुम्हारी बीवी ने मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी है ना, इसको ड्राई क्लीन करवा कर वापस करना। इसके पास की अगर सारी साड़ियों को मिला दो ना तो भी इस एक के बराबर नहीं होगी। सोहन कुछ नहीं कह पाता। उसे पता होता है कि मोहन भैया ने अपने ससुर से बिजनेस के लिए पैसे उधार लिए हैं, तो इसीलिए इस घर में अनीता भाभी का राज चलता है। एक दिन की बात है, अनीता के बेटे साहिल ने सुनीता का नया पर्स तोड़ दिया। वो अनीता से बात करने गई। दीदी, ये देखिए ना साहिल ने क्या किया, बिल्कुल नया पर्स था। और अनीता एकदम बरस पड़ती है। ऐसा भी क्या हो गया सुनीता? कितने का होगा पर्स तुम्हारा? 100-200 का ही ना? ला दूंगी मैं, और लाऊंगी ना तो 1000 का लाऊंगी, ठीक है? अब मेरे बेटे के लिए कुछ मत कहना। हमेशा बात पैसों की नहीं होती भाभी, इंसान को अपनी चीज़ों से मोह भी होता है। अरे बस करो सुनीता, अब इतनी सी बात का इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो चली जाती है। अगले दिन सुनीता के सामने एक महंगा सा पर्स लाकर पटक देती है। सोहन, एक बात बताओ मुझे, क्या बात है, अनीता दीदी से कोई कुछ कहता क्यों नहीं? और वो इतनी गरम दिमाग की क्यों है? कभी मुझ पर कभी माँ जी पर चिल्लाती रहती हैं। इनको बस पैसे की गर्मी है, जिस दिन से आई है यही हाल है। एक दिन, सुनीता, आज मेरी किटी है, 8-10 लेडीज आएंगी शाम को, सबके लिए कुछ अच्छा सा बना लेना। और हाँ, अच्छा सा बनाना, तुम्हारे मायके में जो रूखा सूखा बनता है ना, ऐसा कुछ मत बना देना। सुनीता चुपचाप किचन में लग जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट और ढेर सारे देसी पकवान बनाती है। किटी का समय हो रहा होता है। अनीता तैयार होकर आती है और देखने आती है कि सुनीता ने क्या क्या बनाया है। बताओ जल्दी से, पास्ता किस में है, और वो जिंजर गार्लिक ब्रेड भी होगी ना? वो बॉल्स खोलकर देखने लगती है तो उसमें सब्जी, पूरी, ऐसी सारी चीज़ें देखकर वो सुनीता पर बरस पड़ती है। ये क्या है सुनीता? तुमने ये जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने के लिए किया है ना? ये क्या बकवास खाना बना दिया? इस बार सोहन बोलता है। भाभी, हद है वैसे। वो सुबह से किचन में लगी हुई है, आपकी किटी है, अच्छे से अच्छा खाना बनाऊंगी ये सोचकर। उसने खुद अभी तक खाना नहीं खाया। अच्छा, तो अब इसने आपको आगे कर दिया मुझसे लड़ने के लिए? आज तक तो आपने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की थी। बहू, ये गलत तो नहीं बोल रहा। मैंने भी देखा कि वो सुबह से किचन में लगी है। अगर तुम्हें कुछ अलग बनवाना था तो तुम उसे बोल सकती थी। ये सब बनाने में कितनी मेहनत लगती है पता भी है।
वाह भाई वाह, क्या बात है। आज तो सारा घर सुनीता की बोली बोल रहा है। खैर, ये सब मैं अपनी सहेलियों को नहीं खिलाऊंगी, मैं सबको बाहर ले जाऊंगी। वो मोहन से ढेर सारे पैसे लेती है और बाहर चली जाती है। सुबह वो किसी से बात नहीं करती और अपने कमरे में ही रहती है। अनीता, बाहर आओ, थोड़ा चाय नाश्ते में सुनीता की मदद करवा दो। वो भी कल की थकी हुई है, अकेले काम कर रही है। अपने पति के मुंह से सुनीता की तरफदारी सुनकर अनीता गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अच्छा, तो अब आप भी उसकी तरफदारी करेंगे? तरफदारी की क्या बात है अनीता, कल भी उसने इतना खाना बनाया। वो नई है, थक गई है। हाँ, जब मैं नई थी तब तो किसी ने नहीं पूछा मुझे। अब आज ये आई है तो पूरा घर उसकी तरफ पता नहीं क्यों हो गया है। ऐसा तो वो दहेज भी नहीं लाए। अरे मेरे मुकाबले तो 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं है इसके पास। इतने में ही ससुर जी वहां आ जाते हैं। और बात पैसे पर आकर क्यों टिक जाती है तुम्हारी? कोई सही बात कभी समझ में आती भी है या नहीं? इतनी देर में सभी अनीता के कमरे में आ जाते हैं। मोहन, मैं कल की आई लड़की के लिए सबकी बातें सुनूंगी। मैं जा रही हूँ मायके। अरे ये क्या बात हुई, तुम्हें कोई कुछ कह भी नहीं सकता? वो सूटकेस उठाकर जाने लगती है। वो साहिल को उठाने लगती है, तभी देखती है कि वो बहुत गर्म होता है। साहिल, साहिल क्या हो गया तुम्हें? तुम इतने गर्म कैसे हो रहे हो? इतना तेज बुखार कैसे हो गया? ये सुनते ही सब आपसी झगड़ा भूल जाते हैं। कोई उसके लिए दवाई लेकर आता है, कोई डॉक्टर को फ़ोन घुमाता है, तो कोई ठंडा पानी लेकर आता है। अपने बेटे को इतने तेज़ बुखार में देखकर अनीता परेशान हो जाती है और रोने लगती है। सबसे पहले सुनीता ही उसके पास आती है। अरे दीदी, क्यों परेशान हो रही हैं? हम सब है ना। और बच्चे तो बीमार होते हैं पर ठीक भी उतनी जल्दी ही हो जाते हैं। परेशान ना हो दीदी। हाँ अनीता, चिंता मत करो, अभी डॉक्टर आते होंगे। सोहन लेने तो गया है उसे। इतनी देर में ससुर उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने लगते हैं। मोहन अनीता के लिए चाय नाश्ता लेकर आता है। अनीता, तुम कुछ खा लो, हम सब ने तो एक साथ बैठकर नाश्ता भी कर लिया। तुम नहीं आई थी तो तुम रह गई। वो ना नुकर करने लगती है तो सुनीता उसे बड़े प्यार से समझाती है। दीदी, आप नहीं खाओगी तो इसका ध्यान कौन रखेगा? बच्ची को सबसे ज़्यादा माँ की ज़रूरत होती है। सबका ऐसा प्यारा सा रूप देखकर अनीता का गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाता है। थोड़ी देर में डॉक्टर भी आ जाते हैं। वो उसे दवाई देकर चले जाते हैं। डॉक्टर का सारा खर्चा सोहन उठाता है और साहिल के दादाजी आधी रात तक उसके सर पर पट्टी रखते हैं। सुबह साहिल काफ़ी ठीक होता है। सब देर तक सो रहे होते हैं पर अनीता उठ गई थी। उससे सबके लिए नाश्ता भी बना लिया था। कहीं ना कहीं सबको समझ में आ चुका होता है कि अनीता में बदलाव आ चुका है। थोड़ी देर में घर में काम करने वाली बाई आती है और जल्दी जल्दी काम करने लगती है। जल्दी में उससे कांच का नया सेट टूट जाता है। हे भगवान, आते ही नुकसान कर दिया। ये कितना महंगा था, पापा चीन से लाए थे, तुम्हें बिल्कुल काम नहीं आता। वो फिर उस पर गुस्सा करने लगती है। तब बाई रोने लगती है। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही है? माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। मैं आज जल्दी में, मेरा बेटा बहुत बीमार है, बस उसी की चिंता खाए जा रही है। और ये सुनते ही अनीता का गुस्सा ठंडा हो जाता है। अरे पहले बताती ना। चल कोई बात नहीं, जा घर जा, ये सारा काम मैं कर लूँगी, जा। वो उसे कुछ भी नहीं कहती और जाते जाते थोड़े पैसे भी देती है। अनीता में थोड़ा नहीं, पूरा बदलाव आ चुका था। एक गांव में एक परिवार में 2 बहनें रहा करती थी। उन दोनों बहनों का एक दूसरे के अलावा दुनिया में और कोई नहीं था। दोनों बहनें एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश रहा करती थी, लेकिन पूरा गांव न जाने क्यों उन्हें 2 पागल बहनों के नाम से जानता था। अरे बहन, कहाँ जा रही हो आज सुबह सुबह? अरे बस कुछ नहीं, जरा उन पागल बहनों के घर जा रही थी। अरे इतनी सुबह सुबह तुम्हें उन पागल बहनों से क्या काम आन पड़ा? अब क्या बताऊं, उन दोनों ने कुछ दिन पहले मुझसे कुछ रुपए उधार लिए थे, बस वही वापस लेने जा रही हूँ। अरे यार, तुम देख इस चक्कर में पड़ गए। पहले ही पूरा गांव उन दोनों को पागल कहकर बुलाता है और फिर भी तुमने उन्हें पैसे दे दिया। अब क्या करूं बहन, मैं तो इस गांव में नई आई हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था, और देखने में तो मुझे पागल जैसी भी नहीं लगती। अरे तो कौन सा सच में बहुत दिमागी रूप से कमजोर या पागल है,
बस उनका नाम पागल पड़ा हुआ है। लेकिन उसके पीछे कोई वजह तो होगी ना, ऐसे थोड़ी ना कोई किसी का नाम पागल रख देता है। अब ये तो मैं नहीं जानती, सारा गांव पागल बहन करके बुलाता है, तो सोचा मैं तुम्हें भी बता दूं। कमला अपने पैसे लेने के लिए उन दोनों पागल बहनों के घर पहुंचती है। बड़ी का नाम था कांता और छोटी का नाम था शांता। अरे आइए आइए बहन जी, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मैंने आपको जो पैसे उधार दिए थे ना, बस वही वापस लेने आई हूँ। बहन जी, बस 10 दिन की मोहलत और दे दीजिए, फिर हम दोनों आपके पैसे चुका देंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात पूछना चाहती थी, आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? अरे नहीं, पूछिए ना, क्या बात है? देखिए, मैं इस गांव में नई आई हूँ, मैं नहीं जानती कि पूरा गांव आपको पागल बहनों के नाम से क्यों बुलाता है। क्या आप मुझे उसके पीछे की वजह बता सकती हैं? जाने दो ना बहन, बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाएंगी। कमला के बार बार कहने पर भी कांता और शांता उसे ये नहीं बताती कि पूरा गांव उन्हें पागल बहन के नाम से क्यों बुलाता था। और फिर एक दिन गांव के किसान लक्ष्मण का निधन हो जाता है। लक्ष्मण का कोई बेटा नहीं था, उसकी सिर्फ 2 बेटियां थी। जब लक्ष्मण का निधन हुआ तो गांव वाले आपस में बात करने लगे। बेचारा लक्ष्मण, उसे तो आखिरी वक्त पर चिता में अग्नि देने के लिए कोई बेटा भी नहीं है। हाँ, लेकिन 2 बेटियां तो है, अब वही करेगी लक्ष्मण का सारा क्रियाक्रम। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता, ये काम तो बेटे का होता है। अरे पर बेटा कहाँ से लाए? पंडित से करवा लो या फिर उसकी बेटियों से कहकर सारा क्रियाक्रम करवा लो। लक्ष्मण की दोनों बेटियां उसके अंतिम संस्कार पर पहुंचती है। बड़ी बेटी कहती है, मैं अपने पिता को मुखाग्नि देने के लिए तैयार हूँ। हाँ दीदी, मुझे भी नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी है, आखिर वो हमारे पिता थे। अगर हमारा कोई भाई नहीं था तो ये काम हमें ही करना होगा ना। यह तुम कैसी बात कर रही हो लड़की? क्या तुम उन दोनों पागल बहनों के बारे में नहीं जानती? लेकिन हमारे पिता के मुखाग्नि देने से उन दोनों बहनों का क्या लेना देना? अरे लेना देना कैसे नहीं है, उन दोनों बहनों ने भी कई साल पहले ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की थी, अपने पिता को मुखाग्नि दी थी और तब से दोनों पागल हो गई हैं। सरपंच साहब, ये सब आप गांव वालों की गलतफहमी है। वो दोनों बहनें पागल नहीं है, वो तो बहुत समझदार हैं। देखो, तुम्हें कभी कुछ समझ में नहीं आएगा, वो दोनों पागल है, पागल। अगर जरा भी समझदार होती तो भला शादी ना करती। कितनी उम्र हो गई है दोनों की, लेकिन दोनों में से एक ने भी शादी नहीं की। यही तो पागलपन की निशानी है। लेकिन सरपंच साहब, हम दोनों बहनों की तो शादी हो चुकी है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम पागल नहीं हैं। अभी नहीं हो तो क्या हुआ? पंडित ने कहा था कि अगर लड़कियां अपने पिता को मुखाग्नि देती हैं तो वो पागल हो जाती हैं। क्या तुम्हें अपनी गृहस्थी की चिंता नहीं? अरे सरपंच साहब, ये कौन से अंधविश्वास में रह रहे हैं? ऐसा भी भला कभी होता है क्या? वैसे सरपंच साहब, ये बात तो हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर सारा गांव उन दोनों बहनों को पागल कहकर क्यों बुलाता है। हाँ सरपंच साहब, मैं तो इस गांव में नई आई हूँ। मैंने भी उन दोनों बहनों से पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। चलिए ठीक है, अगर सारे गांव वालों की यही इच्छा है तो अब तो लक्ष्मण का अंतिम संस्कार तभी होगा जब ये बात सबके सामने साफ हो जाएगी। ठीक है सरपंच साहब, आप उन दोनों बहनों और उस पंडित को भी बुलाइए जिसने ये बात कही थी। दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, जब तक वो पंडित सामने नहीं होगा तब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। सब लोगों के कहने पर उन दोनों पागल बहनों और उस पंडित को बुलाया जाता है जिसने पूरे गांव को ये बताया हुआ था कि पिता का अंतिम संस्कार करने से बेटियां पागल हो जाती है। और उन सब के आने के बाद क्या हुआ? आप लोगों ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? वैसे तो आप सब लोग हमें पागल पागल कहते रहते हैं, और आज यहाँ इस तरह, आखिर बात क्या है? पूरा गांव जानना चाहता है कि तुम दोनों पागल कैसे हुई। किसने कहा कि हम पागल हैं? ये तो आप सब गांव वालों ने बिना बात की अफवाह उड़ाई हुई है। पंडित जी, अब आप ही बताइए आखिर सच क्या है? वो क्या है ना सरपंच साहब, बहुत साल पहले जब इन दोनों के पिताजी का निधन हुआ था तो इन दोनों ने जिद करके उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। और देखिए ना,
तब से ना दोनों की शादी हुई, ना कोई परिवार बसा। ऊपर से गांव का कोई भी इंसान इनसे बात नहीं करता। पागल हम दोनों नहीं, पागल आप सब गांव वाले हैं। मैंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि अगर मैं शादी कर लेती तो मेरी छोटी बहन अकेली रह जाती। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम शादी ना करती, पर छोटी बहन की शादी क्यों नहीं करवाई? कैसे करवाती पंडित जी? पूरे गांव को तो आपने ये ढिंडोरा पीट दिया था कि हम दोनों बहनें पागल हैं। तो फिर एक बात बताओ, अगर तुम पागल नहीं हो तो गांव का कोई भी तुमसे बात क्यों नहीं करता? इसलिए सरपंच साहब, क्योंकि गांव के मुखिया होकर आप खुद ही हमें पागल पागल कहते हैं। अब आप ही बताइए, अगर आप ही हमें पागल कहेंगे तो कौन हमारी बात पर विश्वास करेगा? लेकिन तुम दोनों को अपना घर बसाना चाहिए था, शादी ब्याह करना चाहिए था। पंडित जी, अगर आप लोगों को हमारी इतनी ही चिंता थी तो आप लोगों ने कभी हमारी मदद क्यों नहीं की? जानते हैं ना पंडित जी, जब हमारे पिताजी का निधन हुआ तब हम छोटे थे और गांव के किसी भी इंसान ने हमारी कोई भी मदद नहीं की। ऊपर से हमें पागल करार देकर सबसे अलग रहने पर मजबूर कर दिया। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें माफ कर दो। आज से कोई भी कांता और शांता को पागल कहकर नहीं बुलाएगा और इन्हें भी गांव में सम्मान पूर्वक देखा जाएगा। अब तो हम अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। और गांव से इस प्रथा को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। अब से जिसका बेटा नहीं है उसकी बेटी अपने पिता को मुखाग्नि दे सकती है। मनीषा और नमन की शादी को लगभग 6 साल हो चुके थे। दोनों का एक छोटा सा बेटा भी था। वैसे तो मनीषा और नमन की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम थी और वो ये थी कि मनीषा के सपने काफ़ी बड़े बड़े थे, लेकिन नमन की सैलरी उसके सपनों से थोड़ी सी कमज़ोर थी और इसी वजह से मनीषा बार बार अपने हस्बैंड नमन से महंगी चीज़ों की फरमाइश करती रहती और नमन अक्सर फरमाइशों को पूरा नहीं कर पाता था। दोनों मियाँ बीवी के बीच इस बात को लेकर नोक झोंक होती रहती थी, लेकिन दोनों में प्यार भी था, ठीक वैसा ही जैसे नॉर्मल हस्बैंड और वाइफ के बीच होता है। ऐसी ही एक सुबह की बात है। आज आप ऑफिस से जल्दी आ जाना नमन, चिंटू कब से मॉल जाने की जिद कर रहा है। तुम चिंता मत करो, आज शाम को हम चिंटू को लेकर मॉल जरूर जाएंगे, ये मेरा वादा है। अच्छा सुनो, चिंटू को ना वो मॉल वाली टॉय शॉप से खिलौना भी खरीदना है, वो भी तुम्हें दिलवाना पड़ेगा। अरे मनीषा, ठीक वैसे के वैसे खिलौने मॉल के बाहर की दुकान पर भी मिल जाते हैं, वहाँ से खरीद लेंगे ना। मॉल की दुकानों पर टॉयज बहुत महंगे होते हैं। कर दी ना फिर वही मिडिल क्लास वाली बात, मेरा बेटा मॉल से ही खिलौना खरीदेगा। अरे लेकिन मनीषा, क्या फर्क पड़ता है, खिलौना चाहिए ना, कहीं से भी खरीदो। उसके साथ पढ़ने वाले उसके दोस्त ने कल ही उस मॉल की शोरूम से एक बहुत सुंदर खिलौना खरीदा है, मेरे बेटे को चिढ़ा रहा था। अब देखना, मैं भी चिंटू को वहीं से खिलौना लेकर दूंगी। अच्छा ठीक है, शाम को देखते हैं, अभी मैं जाता हूँ, देर हो रही है। शाम के वक्त मनीषा और चिंटू मॉल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और नमन भी ऑफिस से आ जाता है। पापा, अब मुझे मॉल लेकर चलेंगे ना? हाँ बेटा, बिल्कुल। और ये देखो, पापा तुम्हारे लिए खिलौना एडवांस में ही लेकर आ गए हैं। अरे, मैंने आपको कहा था ना चिंटू को खिलौना मॉल वाली दुकान से चाहिए, आप क्यों लेकर आए? मम्मी, मुझे तो बस ये कार वाला खिलौना चाहिए था, कहीं से भी लेकर आए उससे क्या फर्क पड़ता है? देखा मनीषा, तुमसे ज्यादा समझदार तो तुम्हारा बेटा है, तुम भी ना। तुम दोनों बाप बेटी हमेशा मिडिल क्लास ही सोचना। अच्छा चलो, आप ज्यादा बातें मत करो। घर से बाहर आने के बाद, ये क्या नमन, तुमने मॉल जाने के लिए ऑटो बुलाया है? अरे तो और क्या करता मनीषा। अरे नमन, कम से कम एसी कैब तो बुलानी चाहिए थी। अब हम इस खटारा से ऑटो में बैठकर मॉल जाएंगे क्या? तभी पड़ोस वाले घर के बाहर आकर एक कैब रुकती है और मनीषा की पड़ोसन नलिनी घर से बाहर निकलती है। क्या हुआ मनीषा, कहीं घूमने जा रही हो क्या? हाँ, वो क्या है ना, शॉपिंग करने के लिए मॉल जाना था। तुम तो जानती हो मैं छोटी मोटी दुकानों से शॉपिंग नहीं करती, इसलिए बस आज मॉल जाने का प्लान बनाया था। अरे, मॉल से शॉपिंग करने जाती हो? लगता तो नहीं। अगर मॉल से ही शॉपिंग करने जाती हो तो ऑटो में बैठकर क्यों जा रही हो? कैब क्यों नहीं बुक करवाई?
देख तो सही कितनी गर्मी है बाहर। उफ। इतना कहकर नलिनी वहां से चली जाती है। नलिनी के जाने के बाद ना मन, अब ना हमेशा मिडिल क्लास की मिडिल क्लास ही रहना। यहाँ मेरी पड़ोसन मेरी बेइज्जती करके चली गई। अब चलो ऑटो में बैठकर मॉल जाएंगे। अरे मनीषा, कब तक इस तरह दूसरों से अपनी तुलना करती रहोगी? तुम जानती हो ना मेरी तनख्वाह ज़्यादा नहीं है। कुछ दिनों बाद, नमन मेरी बात सुनो, वो नलिनी का बेटा है ना, वो बड़े स्कूल में पढ़ता है। उसकी जो स्कूल बस आती है ना, उसमें तो एयर कंडीशन लगा हुआ है। और एक हमारा बेटा देखो छोटी सी स्कूल में पढ़ता है, टूटी सी वैन में बैठकर जाता है। अरे मनीषा, फिर से वही बात। तुम जानती हो ना हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। मैं कुछ नहीं जानती। नमन, मुझे भी अपने चिंटू का एडमिशन बड़े वाले स्कूल में करवाना है। मेरा बेटा भी फर्राटीदार अंग्रेजी बोलेगा। अरे मम्मी, अंग्रेजी तो मैं अब भी फर्राटेदार बोलता हूँ। मैं भी तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता हूँ। क्या हुआ अगर मेरे स्कूल का साइज थोड़ा छोटा है? अरे चुप कर, तू बहुत बीच में पटर पटर बोलता है। एक तो तेरे पापा और ऊपर से तू कभी नहीं सुधर सकते। देखो मनीषा, उस स्कूल की फीस 2 लाख रुपए है और मेरी इतनी तनख्वाह ही नहीं तो मैं चिंटू को ऐसे स्कूल में कैसे पढ़ा सकता हूँ? तो क्या हमारा बच्चा पूरी जिंदगी उस छोटी सी स्कूल में पढ़ता रहेगा? अड़ोस पड़ोस के सारे बच्चों के सामने कितनी शर्म आती है मुझे। अरे मम्मी, मैंने कब कहा मुझे शर्म आती है? मुझे तो अपने स्कूल में बहुत मज़ा आता है। देखा तुमने। और वैसे भी मनीषा, बच्चा इंटेलिजेंट होना चाहिए। स्कूल बड़ा या छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन अचानक मनीषा की सहेली मेघना उसके घर आती है। अरे मेघना, इतने सालों के बाद भाई कॉलेज में पढ़ा करती थी, उसके बाद आज मिलना हो रहा है। अरे क्या बताऊँ, शादी के बाद मैं कनाडा शिफ्ट हो गई थी। जैसे ही यहाँ आई तो सबसे पहले तुझसे मिलने का मन किया। अरे हाँ बिल्कुल। वैसे तुम तो कनाडा जाकर पूरी अंग्रेज हो गई हो। अरे यार, वो क्या है ना, इतना पैसे वाला ससुराल मिला है, सब कुछ है। प्रॉपर्टी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, खूब सारे बंगले। अरे वाह, तुम्हारी तो किस्मत ही बदल गई यार। कितने लकी हो ना तुम। हाँ, लकी तो मैं हूँ। खूब सारा पैसा, ऐश करने की सारी चीज़ें हैं मेरे पास। बस एक पति नहीं है। क्या मतलब पति नहीं है? अरे क्या बताऊँ, जिस लड़के से शादी हुई उसकी कनाडा में ऑलरेडी एक बीवी थी। उसने मुझसे शादी करने के बाद कहा, चाहो तो ये सारा धन दौलत तुम ले लो, लेकिन बस चुपचाप मुझसे दूर रहो। काफ़ी दिन तक तो मैं वहाँ रही, लेकिन फिर परेशान होकर यहाँ इंडिया आ गई। और तुम बताओ, तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? एक मिनट, मैं तुम्हें अपने पति से मिलवाती हूँ। नमन, जरा इधर तो आइए। ये देखिए मेरी सहेली मेघना कनाडा से आई है। नमस्ते नमस्ते मेघना जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मनीषा, तुम्हारी फ्रेंड आई है, उसके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ लानी है तो मुझे बता दो, मैं बाज़ार से लेकर आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसे तो कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है और मैं इसके लिए अपने हाथों से बनाऊंगी। कैसी बात करती हो मनीषा, तुम्हारी सहेली आई है, तुम बैठकर बातें करो, कोल्ड कॉफ़ी मैं बना कर लाता हूँ। नमन के किचन में जाने के बाद, तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है। हाँ वो तो है। हमारा एक छोटा सा प्यारा सा बेटा भी है, चिंटू। तुम कितनी लकी हो ना, तुम्हें इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है। एक मुझे देखो। अरे इसमें लकी होने वाली क्या बात है? हस्बैंड तो प्यार करता है, लेकिन कुछ भी नहीं है उसके पास। अरे बस ये छोटा सा घर है, कहने को एक गाड़ी भी नहीं हमारे पास, और बेटा भी ना छोटे से स्कूल में पढ़ता है। वैसे तुम्हारी इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है मेरे पास। तुम कल मुझे अपने घर के पास वाले कॉफ़ी शॉप में आकर मिलो ना। और फिर अगले दिन कॉफ़ी शॉप में। बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और इतनी बड़ी कॉफ़ी शॉप, बहुत महंगी होगी ना? अरे तुम इस बात की चिंता क्यों करती हो? आज से तुम्हें इस बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अरे लेकिन ये तो बताओ, तुम चाहती क्या हो? तुम्हारा पति। हाँ मतलब पागल हो गई हो क्या? कैसी बात कर रही हो? अरे मनीषा देखो, शांति से सोचो। तुम मुझे अपना पति दे दो और बदले में ये मेरी बड़ी सी लग्जरी गाड़ी, मेरा बड़ा सा बंगला, मेरा सारा पैसा, प्रॉपर्टी सब तुम्हारा। देखो मेरे पास ना इन सब चीज़ों की कमी नहीं है।
कमी है तो बस एक प्यार करने वाले पति की। क्या तुम सही कह रही हो? मतलब अगर मैं नमन को तुम्हारे साथ शेयर कर लूँ तो सब कुछ तुम्हारा जो भी है वो मेरा हो जाएगा। मेरा बेटा बड़े वाले स्कूल में पढ़ेगा और मैं मॉल से शॉपिंग कर सकूंगी। अरे मजाक थोड़ी ना कर रही हूँ। गाड़ी, ड्राइवर, महंगे कपड़े, ज्वेलरी, सब कुछ तुम्हारा। बस बदले में मुझे तुम्हारा नमन दे दो यार। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। भले ही देर से सुनी, लेकिन सुनी तो सही। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने पति को इस चीज़ के लिए राज़ी कैसे करूँगी? देखो, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। अब जल्दी से मेरी डील फाइनल कर दो और लो ये महंगी वाली कॉफ़ी पियो। और सुनो, तुम्हें बिल पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। घर जाने के बाद देखो नमन, तुम्हारी तनख्वाह इतनी कम है कि मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, और इसलिए मैंने एक डिसीजन लिया है। कैसा डिसीजन? देखो नमन, उस दिन जो मेरी सहेली मेघना घर पर आई थी ना, उसके पास बहुत रुपया पैसा है, लेकिन एक प्यार करने वाला पति नहीं है। और मेरे पास तुम हो, लेकिन रुपया पैसा नहीं है। तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे बदले वो मुझे दुनिया की सारी लग्जरी देने को तैयार है। पागल हो गई हो क्या? मेरे बदले का क्या मतलब है? मैं कोई घर में रखी हुई चीज हूँ जो तुम उठाकर उसे दे दोगी? देखो नमन, अगर तुम मुझसे और अपने बेटे से जरा सा भी प्यार करते हो ना, तो बस तुम्हें इस डील के लिए तैयार होना पड़ेगा। अब से तुम्हें मेघना के साथ रहना है इस घर में, और मैं मेघना के बड़े से बंगले में जाकर रहूंगी। मेरा बेटा बड़े वाले स्कूल में पढ़ेगा, हमारे पास एसी गाड़ी होगी, ड्राइवर होगा, सब कुछ होगा। देखो मेघना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं कहीं नहीं जा रहा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो मैं हमेशा के लिए चिंटू को लेकर ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मेघना की जिद के आगे नमन परेशान हो जाता है और फिर मेघना अपना पति मनीषा को दे देती है। कुछ दिनों के बाद, मम्मी मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा के पास रहना है। सही कहते हो बेटा, तुम्हारे पापा के बिना तो मेरा भी मन नहीं लगता। कितने दिन हो गए हैं वो घर ही नहीं आए। चलो हम उनसे मिलने के लिए चलते हैं। चिंटू और मनीषा नमन से मिलने के लिए अपने पुराने घर में जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि मेघना और नमन उस छोटे से घर में भी काफी खुश थे। अरे आओ मनीषा, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। वो क्या है ना, नमन की बहुत याद आ रही थी, इसलिए। पापा आप हमारे साथ रहिए ना, हम आपके साथ इस छोटे से घर में भी रहने को तैयार है। लेकिन बेटा, तुम्हारी मम्मी को तो बड़ा घर चाहिए। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो यहाँ मेघना आंटी के साथ रहना पड़ेगा, पुराने घर में। मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। उस बड़े से घर में और बड़ी गाड़ी में मम्मी को जाने दो, मुझे नहीं जाना। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारी वजह से ये डिसीजन लिया था। देखो मनीषा, ये डिसीजन तुमने मेरे बेटे की वजह से नहीं, बल्कि अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए लिया था। मेरी गलती का मुझे एहसास हो गया है। अब मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो सकता। तुमने पेपर्स साइन किए हैं और हमारा सौदा हुआ था। प्रॉपर्टी तुम्हारी और पति मेरा। नमन आप कुछ कहिए ना, ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। देखो मेघना, मनीषा ने जो कुछ भी किया है तुमने कहा वैसा ही किया है। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुमने सब कुछ खो दिया, अपना बेटा भी और पति भी, लेकिन मुझे इस छोटे से घर में भी सब कुछ मिल गया।